नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। जैसा कि इस कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है, कहानी कामयाबी की। एक कहानी होती है हर किसी की कामयाबी के पीछे, और आज समझेंगे हम उसी कहानी को एक ऐसे ही शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी मेहनत की, और उसके बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अब लोगों की मदद वो करते हैं, अब लोगों के लिए एक मसीहा बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच सुंदरलाल यादव जी। नमस्कार सर, स्वागत करती हूँ नमस्कार आपका जी। कार्यक्रम में जी। तो सर, जैसा कि आपने हमारे कार्यक्रम का नाम सुना, कहानी कामयाबी की, आपसे यही हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज आप एक कामयाब इंसान बन चुके हैं और बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। तो आपकी कामयाबी के पीछे की कहानी क्या है? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा कार्य आप और आपकी पूरी टीम कर रही है। जी दूसरा, आपने मुझसे सवाल किया कि मसीहा बन के नहीं, लोगों का सेवक बन के मैं सेवा कर रहा हूँ, और ये कार्य काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। राजनीति में 2016 में एंट्री हुई थी, लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव, लोगों के साथ उनकी मदद करना, उनके हित में काम करना, ये जब से होश संभाला है तब से ही इस काम को हम करते आ रहे हैं। जी। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर यानी कि राजनीति में आने का कैसे सोचा? क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो वजहें हैं जो आपको इस क्षेत्र की ओर खींच लाई? देखिए, 2015 के लास्ट में, मध्य बीच में, जब हमारे प्रदेश में पंचायत के चुनाव डिक्लेयर हुए थे, जी तो मुझसे पूर्व भी मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी काफ़ी बार, मतलब गाँव में सरपंची का कार्यकाल हमारे परिवार के पास ही रहा है। तो गांव में आज भी ये होता है कि भाई एक सबसे पहले बैठक होती है, मीटिंग होती है कि भाई इस बार पंचायत का चुनाव कौन लड़ेगा। परिवार के सदस्यों ने जिम्मेदारी दे दी, और उससे पहले ना मुझे कोई इसका अनुभव था, ना कोई ज्ञान था, लेकिन जब परिवार ने जिम्मेदारी दे दी तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि भाई जो भी जिम्मेदारी दी है उसको निभाना सबका कर्तव्य है, और उस पर हमने निभाया भी। जिम्मेदारी दे दी तो एक ऐतिहासिक जीत गांव से मुझे मिली, क्योंकि पंचायत के चुनाव में 10, 20, 50 वोटों की हार जीत होती है, और हमारे यहाँ 2 ही कैंडिडेटों में मुकाबला था और 250 से ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीता था। तो एक बड़ी जीत मुझे पंचायत के चुनाव में मिली थी। जी उसके बाद चुनाव होने के बाद हमारा ये दायित्व था कि हम समस्त ग्रामवासी को अपने साथ लेके चले। और मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने भरसक प्रयास किया कि मैं अपने पूरे गांव के एक साथ लेकर चलूं, और जहां तक मेरा अपना अनुमान है उसमें कामयाब भी रहा हूं। 2018 में मार्च में गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन ने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बना लिया था, जो मैं आज तक हूँ। और बात करें तो हमारा छोटा सा गांव है। गुड़गांव ब्लॉक में बहुत बड़े बड़े गांव हैं, चाहे वो सिकोपुर गांव हो गया, चाहे वो दौलताबाद हो गया, चाहे वो गढ़ी गांव हो गया, चाहे वो कासण गांव हो गया। लगभग मेरे गांव से 3 गुना फालतू वोटे वाले गांव। लेकिन मेरे सरपंच साथियों ने 2018 में निर्विरोध मुझे गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया था, तो मैं उनका भी आभारी हूँ, और बड़ी साफ़ सुथरे तरीके से मैंने वो जिम्मेदारी का भी परिवहन आज तक कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात होती है, जनता आप पे भरोसे करती है, और वहीं दूसरी तरफ अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आप पर भरोसा जताया है, उन्होंने आपको ये दायित्व दिया है। इसके पीछे की वजह जानना चाहती हूँ आपकी ज़बानी, आप इसके पीछे कौन सी वजह मानते हैं? नहीं, कोई ऐसी नहीं है। हमारा जो साथियों का ग्रुप था इस बार, वो सारा नौजवान सरपंच साथियों का ग्रुप था। जी और वहाँ जब बात आई एसोसिएशन में चुनाव के लिए, तो स्वाभाविक था कि न ही किसी ने चर्चा की, साथियों ने नाम रखा और उसका साथ साथ समर्थन हो गया। 5 लोगों की टीम थी हमारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कैशियर, उस तरीके से मतलब 5 लोगों की हमारी टीम थी, और निर्विरोध पूरी 5 की टीम का चयन हो गया था। तो वो सारा आपसी जो तालमेल था हमारे सभी सरपंच साथियों का, वो इतना बेहतरीन रहा है इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में। और मैं भी 5 साल का कार्यकाल तो हमारा 2021 जनवरी में ही समाप्त हो गया। आज तक भी हम सभी साथियों का वही व्यवहार, वही रहन सहन, वही मेल मिलाप। तो यहाँ कोई प्रतिद्वंद्विता वाली बात हमारी नहीं है। हमारे सभी सरपंच साथी एकजुट है, और
पूरे 5 साल भी एकजुट रहे थे और आने वाले समय में भी हम सारे इकट्ठा हैं। बिल्कुल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है? देखिए, स्वाभाविक रूप से मैंने पीछे भी एक चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी कहा था सांसद बनना, विधायक बनना, जिला पार्षद बनना ये आसान है अपने देश में और प्रदेश में, लेकिन गांव का सरपंच बनना ये सबसे कठिन कार्य है। जहां 20-20, 30-30 साल पुरानी जो बैठक होती है ना आपस में, गांव में जो साथियों में, मेरी दूसरे परिवार में बैठक, वो बैठक तक खराब होने की सिचुएशन हो जाती है। इस पंचायत के चुनाव में एक पुरानी कहावत है हरियाणा में कि लोग खून दे देंगे, वोट नहीं देंगे। सरपंच के चुनाव में जिला परिषद या एमएलए या एमपी का चुनाव है, इस गांव से वोट नहीं मिली, अगले से मिल जाएगी, उससे अगले से मिल जाएगी। लेकिन पंचायत के चुनाव में एक एक वोट इतनी कीमती होती है कि हर आदमी अपने परिवार की तरफ जाता है। तो मेरा सभी प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई जो भी सरपंच साथी या पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद के सदस्य या वार्ड मेंबर जो जनता द्वारा चुना जाते हैं, मतदाताओं द्वारा जिनका चयन किया जाता है, तो उनको पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ अपना वो 5 साल का कार्यकाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी उसको दी जाती है जिस पे हर जनता के प्रतिनिधि का निश्चित रूप से उस पर खरा उतरना बहुत बड़ी बात होती है। और आज हरियाणा में तो ऐसी स्थिति है कि पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, तो सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपने गांव को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी है, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी है, सबका एक ही उद्देश्य है कि जिस दिन हमारे प्रदेश के गांव या देश के गांव सक्षम हो जाएंगे, हमारा देश उस दिन अपने आप सक्षम हो जाएगा, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। एक बहुत अच्छी सोच आपकी दर्शाती है जो आपने तमाम बातें कही हैं। पढ़ी लिखी पंचायत के बारे में आपने बात की। पढ़ी लिखी पंचायत समाज के लिए आप क्यों ज़रूरी मानते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमसे जो पूर्व में पंचायत थी उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया, लेकिन एक ऐतिहासिक काम 2015 में हरियाणा के अभी जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री मनोहर लाल जी और तत्कालीन पंचायत मंत्री वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक इतिहास रचने का काम हरियाणा से किया था। और वो इतिहास रचा गया था कि वे हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन, जिसमें बहुत तारीखें चली, मामला हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब हरियाणा सरकार के फेवर में फैसला कर दिया तो प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन हुआ। और उस पढ़ी लिखी पंचायतों की आयु, आप विश्वास मानिए, 35 वर्ष पूरे प्रदेश की पंचायत की आयु आई है, सारे नौजवान। रिकॉर्ड तोड़ काम पूरे प्रदेश में, आप किसी गांव में चले जाओ, रिकॉर्ड तोड़ काम सभी सरपंचों ने किया है। उसका भी एक कारण रहा है, एक तो नौजवान सरपंच थे, भागा दौड़ में कोई परेशानी थी नहीं। दूसरा, एक पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक बड़ी अच्छी योजना लागू कर दी थी हमारे प्रदेश में, 7 स्टार रेम्बो योजना। कोई स्टार 1 लाख रुपए का, कोई 1.5 लाख रुपए का, कोई 2 लाख रुपए का। उदाहरण के तौर पे जैसे किसी गांव में 0 क्राइम है, FIR कोई भी दर्ज नहीं हुई, 1.5 लाख रुपया। जिसमें बच्चियों का रेसू फालतू है लड़कों से, 2 लाख रुपया। साफ सफाई का 1 लाख रुपया, फॉर एग्जाम्पल। सारे सरपंच अपने अपने गांव में छुप छुप के काम करें जी, कि भाई कहीं दूसरे गांव वाला ना देख ले वो सरपंच क्या काम करा रहा है। हर सरपंचों की ये मानसिकता थी कि अपने अपने गांव में छुप छुप के काम करें, क्योंकि पंचायत को एक राशि मिलती थी। मैंने बताया ना, कोई 1 लाख रुपए का स्टार, कोई 1.5 लाख रुपए का, कोई 2 लाख रुपए का। जिसको 5 स्टार मान लो उदाहरण के तौर पे मिल गए तो लगभग 7-8 लाख रुपया उसको राशि मिलेगी। राशि के साथ साथ जो जिले का कार्यक्रम होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त, उसमें जो मुख्य अतिथि होता है उसमें सर्टिफिकेट, सम्मान, वो सबसे बड़ा वो होता है एक सरपंच के लिए या जनप्रतिनिधि कोई भी है, वो सबसे बड़ा सम्मान होता है कि जब जिले का कोई प्रोग्राम होता है और उसमें बतौर मुख्यमंत्री या डिप्टी CM या कोई भी मंत्री जब उसमें वो आता है और उसका सम्मान करता है सरपंच का, उस गांव का, उस सरपंच का, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है कि वो सरपंच अपने आप फूल जाता है कि हाँ भाई मैंने काम किया। तो उसका बड़ा फ़ायदा मिला था हमारे प्रदेश में। और
मेरी तो अभी 3-4 दिन पहले आपके ही प्रोग्राम में, जी। अभी जो 4 दिन पहले आपका ही प्रोग्राम हुआ था, उसमें पंचायत मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था आपके वहाँ डिबेट में जब बैठे हुए थे, तो मुझे माननीय मंत्री जी, जो पुरानी योजना थी पिछली पंचायत मंत्री द्वारा चलाई हुई, आप उस योजना को कंटिन्यू रखना, उससे हमारा प्रदेश में निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और प्रदेश उससे आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग काम करेंगे। तो वो एक ऐतिहासिक योजना थी और उसको मेरे हिसाब से चलता रहना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत कम ऐसा होता है कि जो योजनाएं हैं वो जनता को हित पहुंचाए। और क्या आपको लगता है कि इस योजना के ज़रिए सरकार ने ठीक वो कहते हैं हरियाणवी में खूंटे पर कील ठोक दी है, जिस चीज़ की जनता को ज़रूरत थी, अब वो जो ज़रूरतें हैं वो जनता की इस योजना के ज़रिए पूरा हो रही है? देखिए, चाहे देश की सरकार की बात हो या प्रदेश की, और चाहे वो देश के मुखिया हैं या प्रदेश के मुखिया, जब दोनों की नीयत साफ होती है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जैसे जो सबसे छोटी सरकार है, गांव की सबसे छोटी सरकार होती है पंचायत, तो उसकी नीयत अपना आप साफ रहेगी। और ये कोई साधारण काम नहीं किया था, बहुत बड़ा कार्य हुआ था मनोहर लाल जी की पार्ट 1 सरकार में। और स्वाभाविक सी बात है कि अब आने वाले समय में इसके परिणाम, ये तो अब थोड़ा सा पंचायत चुनाव डिले हो गए 1-1.25 साल अपने प्रदेश में, नहीं तो कंटिन्यू अगर चुनाव चलते रहते तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि साफ सफाई या हर तरीके से हरियाणा देश का नंबर 1 राज्य होता। और उसका सबसे जो बड़ा मुख्य कारण रहता ना, वो ये रहता कि जो प्रदेश की सबसे छोटी सरकार है उसका पढ़ा लिखा होना, उसका समझदार होना और उसको मालूम होना कि भी कहाँ से काम किस तरीके से करवाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे काम सरकार से ही होते हैं। पार्ट 1 सरकार में हमने जो भी प्रस्ताव भेजे, सारे काम हमारे हुए, सरकार के माध्यम से भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िले की सबसे गरीब पंचायत में से एक थी। यहाँ गुड़गांव ज़िले में कहने को तो कहते हैं कि भाई बहुत मोटी मोटी पंचायत है, किसी के पास 100 करोड़, किसी के पास 50 करोड़। हमारी पंचायत के पास 1 करोड़ रुपया भी नहीं था। लगभग 10 करोड़ रुपया CSR से आसपास की जो कंपनियां हैं उन्होंने मेरे गांव में काम कराया है जी। तो जब हमें जानकारी थी कि भाई हम कौन सा काम CSR से किस से करा सकते हैं, उसका पता था, जानकारी थी, तो वो काम हुए। सरकार से भी मदद मिली और CSR की भी मदद मिली। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं थी, चाहे वो सरकार की है चाहे वो CSR की है, तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मदद की। और हमारा ये साझा प्रयास था सभी साथियों का कि हम अपने अपने गांव को किस तरीके से विकास, समृद्ध और आगे बढ़ाने का कार्य करें। और यही वजह है कि लगातार पंचायतों का जो स्तर है वो पहले के मुकाबले, गांव का जो स्तर है पहले के मुकाबले वो बढ़ता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। आपकी जीवन में आपका प्रेरणा का स्रोत यानी कि आपका आदर्श कौन रहा? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में उसके माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है और यहाँ हमारे साथ भी ऐसा ही है। मैं अपनी बात करूँ तो आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 40 लाख 50 लाख उससे ज़्यादा की भी गाड़ियों में, सारी ऐसो आराम है, बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे हैं, वहाँ भी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी परहेज नहीं है और बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मेरे पिताजी ने लगभग 30 साल साइकिल से दूध का कार्य किया है। यहाँ से दिल्ली दूध लेके जाते थे और हमें बचपन से ही एक चीज़ सिखाते आए थे कि भाई ईमानदारी से अपना काम करते रहना, किसी का बुरा मत करना, किसी का गलत मत करना, किसी के बारे में गलत मत सोचना। तो मेरे माता पिता ने जो हमें सिखाया हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं। और मैं तो आभारी हूँ उनका, क्योंकि माँ बाप का एहसान कोई भी बेटा या बेटी कभी भी नहीं उतार सकते। जन्म देने के बाद एक गरीब इंसान किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उससे हम भली भांति वाकिफ़ हैं। तो मेरे लिए मेरे जीवन में मेरे माता पिता सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और वो रखेंगे। उसके बाद की बात करें, बचपन से ही साफ सुथरा हिसाब किताब था। जैसी शिक्षा उन्होंने दी थी उसी पे हमने चलते हुए
अपना जीवन शुरू किया और उसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपनी माँ की छोटी सी बात बता दूं, थोड़ा सा सर में भी दर्द होगा ना, और अब मैं शाम को टिफ़िन लेके घर जाऊंगा, खाली टिफ़िन लेके लंच बॉक्स, दरवाजे में घुसते ही बता देंगी कि भाई आज तबीयत ख़राब है क्या, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होगी, सर में दर्द होगा तो भी बता देगी। ये खूबी होती है माँ की। हर वो व्यक्ति, चाहे वो उसके माँ बाप है या गांव में परिवार में कोई भी बुजुर्ग है, उसका सम्मान अवश्य करे, कभी भी भविष्य में उसका अपमान ना करे। उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है, उससे बड़ी कोई सौगात नहीं है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी इंसान के लिए। उसका गांव, उसका समाज, उसका परिवार, उसका प्रदेश, उसका देश, ये सबसे बड़ी अपने बुज़ुर्गों की हमेशा सेवा करें। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है सभी से, क्योंकि वो माता पिता जो अपनी उम्र भर की कमाई हमारे पीछे लगा देते हैं और जब हमारी ज़रूरत होती है उनको, तब हम उनको आँख दिखाए, तो मेरी दृष्टि से उस व्यक्ति को हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ये बहुत एक ऐसी बात आपने कही है जिसकी लगता है कि अभी इस समय समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि हमने देखा तमाम उन वीडियोज़ में, तमाम उन खबरों में कि माँ बाप की आज कितनी कदर है। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? मेरा अपना मानना है, जो देहात क्षेत्र है वहाँ तो फिर भी स्थिति ठीक है। जहाँ शहरीकरण हो रहा है वहाँ स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोग माँ बाप को गांव में छोड़कर शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ केस मेरे सामने भी यहाँ आए, क्योंकि हमारे यहाँ नया गुड़गांव विकसित हो गया है और मैं लगभग 4.5-5 साल से यहीं सेक्टरों में मैं अपना कार्यालय चला रहा हूँ। तो कुछ बुज़ुर्ग हमारे पास आ जाते हैं कार्यालय पे बैठने के लिए। जो इंसान गांव की खुली हवा में रहा है वो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग में आके एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। मन मार के ज़रूर यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएंगे लोग, लेकिन वो खुशी से नहीं रहता, उसका दिल रहेगा गांव में ही, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा मानना है, ठीक है, देखो काम धंधे के लिए लोगों को शहर में भी आना पड़ता है, भाई रोजी रोटी पेट पालना है, बच्चे और परिवार चलाना है, तो सिंपल सी बात है कि उसको कमाने के लिए शहर में आना पड़ेगा। लेकिन शहर में आने के साथ साथ उनको गांव में भी ज़रूर जाना चाहिए। उसका कारण है, चाहे एक छोटा सा घर गांव में हो और साल में 4 बार 5 बार जब भी उनके पास समय हो, तो वहाँ अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार के पास एक बार गांव में ज़रूर जाना चाहिए, ताकि वो आना जाना, वो व्यवहार, वो सारी चीज़ें वहाँ बनी रहे। और प्रयास ये करें कि जो माता पिता हैं या उनका कोई दूसरा भाई गांव में रह रहा है तो उनको वहाँ गांव में रखा जाए, ताकि वो अपना खुशहाल जीवन जी सके। इस शहर की ज़िंदगी में, इस छोटे से मकान में, निश्चित रूप से मेरे पास कुछ भी नहीं तो रोज़ 2-4-5 लोग ऐसे बुज़ुर्ग आते हैं कि भाई सरपंच साहब यहाँ तो हम रह ज़रूर रहे हैं बच्चों की खुशी के लिए, लेकिन खुश नहीं है। तो उनका कहीं ना कहीं ध्यान, उनकी लगन, उनका रहना खाना पीना वो गांव में ही होता है और वो उसी में रह के खुश होते हैं। जी, आपने अपना बचपन देखा, अब आप अपने बच्चों का बचपन देख रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है? देखिए, मैं बात करूँ आज से 20 से 25 साल पहले की, तो हमारे यहाँ खेत थे और हमने लावणी भी की है, खेतों में गेहूँ भी काटे हैं, बाजरा भी काटा है, खेतों में पानी भी दिया है। आज अपने बच्चों की बात करें तो उनसे ये पूछ लो भाई गेहूँ कहाँ होता है, उनको नहीं पता, बाजरा कहाँ होता है उनको नहीं पता। तो उनको दूर ले जाना पड़ता है, आप ये गेहूँ की फसल है, ये बाजरे की फसल है, ये सरसों की फसल है। तो समय समय की बात है कि पहले कुछ था माहौल, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 20 साल 25 साल पहले जब हम छोटे थे वो माहौल बहुत अच्छा था। जी, देसी खाना, दूध दही का, जिसके लिए हरियाणा विख्यात था, दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा। और आज का जो खाना पीना हो गया वो फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या, बच्चे मतलब पूरा दिन कोई ना कोई दिनचर्या ऐसी होती है। तो लेकिन समय के साथ खैर बदलाव होता है और यहाँ भी हुआ है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारा जो बचपन था वो बहुत बेहतरीन बचपन था। खेलते थे,
गांव में पेड़ों में चले जाते थे, गांव में जोड़ होते थे, उसमें नहाना होता था। छोटी छोटी पुड़ियों के छप्पर होते थे, उसमें खेलना होता था। अब ख़त्म हो गया, सारी बिल्डिंग, पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा पक्का हो गया। तो अब के और उस समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ठीक है, समय के साथ सब बदलाव होता है भाई। वो समय कुछ था, आज समय दूसरा आ गया, तो उस तरीके से जीना शुरू कर दिया लोगों ने, हम भी उसी में डल गए। जी, आपने बताया कि आप एक समय ऐसा भी था जब साइकिल पर दूध देने जाया करते थे, और आज का समय ये है कि शायद आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते होंगे। साइकिल से लेकर गाड़ी तक के इस सफ़र के बीच आप कितने लोगों को ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती, बदलती हैं, बस उन बदलती परिस्थितियों में हमें ढालना चाहिए खुद को? बहुत अच्छा सवाल आपने किया मुझसे। ये इंसान को कभी भी ना किसी चीज़ पे गरूर नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपने पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए कि भाई मैं 20 साल पहले साइकिल से चल रहा था और आज मैं बड़ी गाड़ी से चल रहा हूँ। तो वो साइकिल वाला समय भी याद रखना चाहिए। ये समय इंसान को पता नहीं किस इंसान में कब आ जाए। मेहनत से अपना कार्य करते रहो, किसी के साथ बुरा मत करो, साफ नियत रखो, ईमानदारी से कार्य करते रहो, लोगों की सेवा करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि उसको राजनीति में रह के सेवा करनी है। जी, लोग, जिसने सेवा करनी है वो राजनीति से बाहर रह के भी कर सकता है, बहुत लोग करते हैं। अपना पुराना समय सबको याद रखना चाहिए। आज पैसे की इस चकाचौंध में जो आपसी भाईचारा ख़त्म हो रहा है, जो आपसी मेल मिलाप ख़त्म हो रहा है, वो गांव के लिए, शहर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। पैसे की चमक में लोग अपने परिवार को, अपने सगे भाई तक को भूलने लग गए आजकल। ये दुर्भाग्य है देश का। तो इंसान, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ, अपने भाईचारे को बना के रखे। पैसा मेरे पास आ जाए, हो सकता है कल ना हो। जी, पैसे का गरूर ना करे। भाई भाई के हमेशा काम आएगा। भाईचारा हमेशा बना के रखें। किसी भी सूरत में ये नहीं कि आज मैं इतनी बड़ी गाड़ी से चलता हूँ तो साइकिल वाले आदमी को ना देखूँ। ये दुर्भाग्य है देश के लिए अगर ऐसा होता है तो। जी, आज देश का मुखिया कहीं भी जाता है, दुनिया में डंका बजता है, लोग सलाम करने के लिए खड़े हो जाते हैं एयरपोर्ट पे। उसका कारण है क्योंकि झुक के चलता है, सबको साथ लेके चलता है। तो पूरे देशवासियों को सीख लेने की ज़रूरत है ऐसे दुनिया के सबसे बड़े नेता से, जो दुनिया, मैं नहीं मानता, दुनिया मानती है कि नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन सबसे पहले उतर के वो सबसे झुक के प्रणाम करता है। ये सबसे बड़ी खासियत है उस नेता की, ये बनाती है उसको दुनिया का लीडर। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि झुक के चलने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। जिस पेड़ में फल लगते हैं वो हमेशा झुका हुआ होगा। तो हमेशा झुक के चलो, कामयाबी उस इंसान को अपने आप मिल जाएगी। जी, बहुत ही सही बात आपने कही है। और आखिर में कुल मिलाकर हमने आपसे यही सीखा कि चाहे इंसान कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, उसे हार नहीं माननी चाहिए, अपना संयम नहीं खोना चाहिए और हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। कहानी कामयाबी की में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।